नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम चर्चा करेंगे यूपीएलटी के पाठ्यक्रम में हिंदी व्याकरण के कौन-कौन से पोर्शन लगे हुए हैं, किन पोर्शन को हमें समझना है और किसे एकदम से याद करना है। इन्हीं दोनों बिंदुओं को लेकर हम आप सभी से चर्चा करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, हमने आप सभी की परीक्षा के दृष्टिकोण से समय रहते महत्वपूर्ण शॉर्ट नोट्स आपके सामने रखा हुआ है और हमारा प्रयास है कि आप सभी प्रैक्टिस सेट के माध्यम से तो तैयारी करें, साथ ही जो अनुभव है और जहां से सवाल पूछे जाते हैं उनको भी समझते हुए पढ़ाई करें। मान लीजिए आपने प्रैक्टिस सेट कर लिया है और आपको लग रहा है कि अब हम आगे क्या करें, तो आपको फोकस करना है कि ऐसे कुछ पॉइंट हैं जिनको कि बैठकर याद करना है और कुछ ऐसे पॉइंट हैं जिनको कि समझना है। तो आज हम हिंदी व्याकरण के दृष्टिकोण से आपके पाठ्यक्रम में जो भी पोर्शन लगे हुए हैं उन पर एक-एक करके चर्चा करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहला जो टॉपिक आप देख रहे हैं वो है कारक। अगर आपने पिछले साल के क्वेश्चन पेपर को देखा होगा तो कारक से प्रायः सवाल पूछे जाते रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आखिरकार कारक किसे कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उनका संबंध सूचित हो उसे कारक कहते हैं। अगर दूसरे शब्दों में हम कहें तो संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया से संबंध सूचित करने वाले रूप को कारक कहते हैं। कारक जब शब्द हम कह रहे हैं तो दिमाग में यही आ रहा है कि कहीं न कहीं क्रिया इसमें कॉमन है, यानी कि संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया के साथ क्या संबंध है और साथ में अन्य जो भी शब्द जुड़े हुए हैं। अक्सर हम जब अंग्रेजी व्याकरण पढ़ा करते थे तो उसमें होता था कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अन्य, इस तरीके से होता था। ठीक है, उसी तरीके से यहां पर भी है। ये एक पूरा पद बन रहा है कारक का, जो कि संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया के आपसी संबंधों को बता रहा है। ठीक है, तो कारक आप समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं कि कारक के कुल कितने भेद हैं। ये भी सवाल खूब पूछा जाता है कि हिंदी में कारक के कितने भेद हैं। तो आप बताएंगे हिंदी में कारक 8 हैं और कारकों के बोध के लिए संज्ञा या सर्वनाम के आगे जो प्रत्यय या चिन्ह लगाए जाते हैं उन्हें व्याकरण में विभक्तियां कहते हैं। कुछ लोग इन्हें परसर्ग भी कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर आपने देख लिया कि हिंदी में कारकों की संख्या कितनी है, 8 है। इसको बिल्कुल याद करके रखना है आपको। संस्कृत में पढ़ेंगे तो वहां पर इसकी संख्या अलग है, जब हम संस्कृत पर बात करेंगे तो बताएंगे। लेकिन हिंदी में अगर बात करें तो कारक 8 है। कारक कई बार आपको सामने सामने से दिखाई देते हैं, लेकिन कई बार उनके चिन्हों का प्रयोग किया जाता है और व्याकरण में उसे हम विभक्ति कहते हैं और कई जगहों पर परसर्ग भी कहते हैं। यानी विभक्ति और परसर्ग दोनों क्या है, एक ही। तो कारक की संख्या 8 है और जब इनका लोप होता है या फिर चिन्ह केवल लगाया जाता है तो विभक्तियां या परसर्ग के रूप में हम उनको समझ सकते हैं। हिंदी कारकों की विभक्तियों के चिन्ह इस प्रकार है। अब 8 हमने बताया हुआ है कारक है, तो सबसे पहले वो 8 कारक कौन कौन है उसे देख लेना चाहिए। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। तो जैसे ही हमने कर्ता से लेकर संबोधन तक कारकों का नाम लिया, आपके दिमाग में आया होगा कि हमने तो इसको कई बार पढ़ा है। और यही नहीं, बचपन की कक्षाओं में जब हम 7वीं 8वीं में पढ़ते थे या 9वीं 10वीं में पढ़ते थे तो हमारे कई हिंदी के शिक्षक थे जो इनको बता चुके हैं कि कर्ता ने कर्म को, करण से, संप्रदान को के लिए, अपादान से, फिर इसके बाद संबंध काकी के की, रारे रीरी, अधिकरण में पर, संबोधन हे, अजी, अहो, अरे। ठीक है, तो इस तरीके से कई अध्यापक हुआ करते थे जो कि इसको पद में बता देते थे और
एकदम से याद भी हो जाता। प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी को याद भी होगा, लेकिन चूंकि आप कंपटीशन एग्जाम में जा रहे हैं तो थोड़ा सा यहाँ पर समझना है। कर्ता का जो चिन्ह है वो है ने। कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान को के लिए, अपादान से। आप देख रहे हैं कि दो दो जगह पर से लगा हुआ है। इनके अंतरों को समझना जरूरी है। एक जगह से का प्रयोग है साधन के हिसाब से और एक जगह से का प्रयोग है अलगाव। आपको ध्यान रखना है कि बीच में संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया एक दूसरे से इनका जो संबंध है वो जुड़े रहेंगे। ठीक है, साधन का प्रयोग हो रहा है तो संज्ञा सर्वनाम क्रिया, अलगाव भी हो रहा है तो संज्ञा सर्वनाम क्रिया, इसी से जोड़कर देखना है। फिर आप देख रहे हैं का, के, की, रा, रे, री। रा रे री का तो उतना नहीं आता है, लेकिन का, के, की का आता है। ठीक है, तो वो संबंध से जुड़ा हुआ है। में, पर, वो अधिकरण से। और संबोधन को आप देखते ही पकड़ लेंगे कि ये इसमें संबोधन कारक है। तो पहले तो आपने समझ लिया कि कारकों की संख्या 8 है। कौन कौन है? कर्ता से लेकर संबोधन तक आपने समझ लिया। एक चीज और समझना है, यहां पर कर्ता मतलब काम करने वाला, जो क्रिया कर रहा है वो कौन है? कर्ता है। इसमें ने का प्रयोग किया गया है। ज्यादातर आप देखेंगे जो पश्चिमी हिंदी है उसमें ने का प्रयोग होता है। ये खूब सवाल पूछा जाता है कि ने परसर्ग या विभक्ति का प्रयोग कर्ता के संदर्भ में किस उपभाषा के अंतर्गत ज्यादा किया जाता है, तो वो है पश्चिमी हिंदी। और जब हम पश्चिमी हिंदी बोल रहे हैं और आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके दिमाग में पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत जो भी 5-6 बोलियां आती हैं वो दिमाग में छप गई होंगी। नहीं छपी होंगी तो एक बार प्रैक्टिस सेट छोड़कर तुरंत इनको रिवाइज कर लीजिए। आपको याद भी होगा कि पश्चिमी हिंदी में कौन कौन सी बोलियां हैं। ठीक है, तो कर्ता काम करने वाला, यानी कि जब कोई क्रिया हो रही है तो प्रभाव किस पे पड़ रहा है? वो कर्ता पर पड़ रहा है। कर्म को यहां पर है तो यहां पर जो है कि क्रिया का जो फल है, क्रिया का फल, उसका प्रभाव दिखाई पड़ रहा है। फल मतलब कि कौन काम कर रहा है और उसका प्रभाव कहां पर पड़ रहा है। जैसे राम पत्र लिखता है। ठीक है, राम पत्र लिखता है, इसमें क्रिया तो हो गया लिखना, लेकिन क्या लिख रहा है? पत्र लिख रहा है, तो ये हो गया कर्म। जैसे कई बार एग्जाम में आप जाते हैं, सवाल पूछता है कि बालक सो रहा है, सकर्मक अकर्मक भी पूछता है उसमें। बालक सो रहा है तो इसमें पूछा जाता है कि कौन सी क्रिया है, सकर्मक अकर्मक। तो सोना जो है वो अकर्मक क्रिया में है, उस पर किसी भी क्रिया का अ, फल प्रभावित नहीं होता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, जैसे बालक खाना खा रहा है तो इसमें हो सकता है कि खाना जो है वो कर्म के रूप में आ जाए। सेव खा रहा है, जो भी चीजें खा रहा है तो उसमें कर्म दिखाई पड़ेगा, लेकिन केवल सो रहा है तो वहां पर कोई भी कर्म दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये चीजों चीजों को आपको समझना है। तीसरा जो कारक था करण से, यानी साधन का प्रयोग जब हम करते हैं, इसमें आप देखेंगे के साथ, के बिना। ठीक है, और आप जोड़ेंगे के द्वारा। जैसे बहुत चर्चित होता था कि राम ने रावण को बाण से मारा, तो यहां पर करण का, से का जो प्रयोग किया गया वो करण से। बहुत प्राचीन मैंने उदाहरण दिया है, इसी तरीके से ढेर सारे। ठीक है ना, तो यहां पर साधन का जब भी प्रयोग किया जाता है तो करण कारक होता है। इसको आप आराम से समझ लेंगे, उदाहरण को भी अपने दिमाग में रखेंगे। संप्रदान, यानी कि जिसके लिए किया जाए, जिसके लिए किया जाए वो क्या है? संप्रदान। ठीक है, जिसके लिए किया जाए। अब जैसे जब आप संस्कृत पढ़ते हैं तो इसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे कि कोई किसी को भिक्षा दे रहा है, दान दे रहा है, जिसके लिए आप कोई काम कर रहे हैं वो संप्रदान कारक है। ठीक है, जैसे हम तैयारी कर रहे हैं सफलता के लिए। ठीक है, तो के यहां पर है, को के लिए, इसको ध्यान रखना। को आप देख रहे हैं कि कर्म में भी, लेकिन वो क्रिया का कर्ता के साथ जो भी संबंध है और उसका जो फल है, परिणाम है,
या फिर जो जिसके लिए काम कर रहा है वो हो गया कर्म। और यहाँ पर जिसके लिए काम किया जाए, ठीक है, तो यहाँ पर संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया से आपस में क्या संबंध है, वो है संप्रदान। ठीक। अपादान, अपादान का हमने अर्थ बतलाया कि इसका प्रयोग वहां पर होता है जहां पर संज्ञा या सर्वनाम का दूसरे संज्ञा या सर्वनाम से अलगाव हो। ठीक है, संज्ञा या सर्वनाम का दूसरे संज्ञा या सर्वनाम से क्या हो जाए, अलगाव हो। जैसे हिमालय गंगा से निकलती है, ये भी काफी मतलब चर्चित उदाहरण है। आप पिछले साल के क्वेश्चन पेपर को देखे होंगे, हिमालय से गंगा निकलती है, हिमालय से गंगा निकलती है। तो यहाँ पर हिमालय भी देख रहे हैं आपकी संज्ञा है और गंगा भी क्या है, संज्ञा है। ठीक, तो अलगाव हो रहा है। एक सवाल और भी बहुत आता है कि पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, ये बड़ा ही पुराना सवाल है। ठीक है, यहां पर भी क्या हो रहा है, अलगाव हो रहा है। जो से का प्रयोग हो रहा है ये अलगाव के दृष्टिकोण से हो रहा है। ठीक, संबंध, जब संज्ञा और सर्वनाम का दूसरे संज्ञा और सर्वनाम से संबंध हो तो वो संबंध कारक कहलाता है। उसमें का, के, की का संबंध होता है। जैसे यह राम की पुस्तक है, राम की पुस्तक है, तो राम भी संज्ञा है, पुस्तक भी संज्ञा है, और की जो है यहाँ पर दोनों को जोड़ रहा है। ठीक है, तो संबंध कारक हो गया। जैसे लोग बोलते हैं ना, ये हमारे नाना का घर है, ठीक है, तो वहां पर भी के का प्रयोग हो जा रहा है। अधिकरण, इसको पहचानने के लिए में और पर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यानी कि संज्ञा और सर्वनाम का जो आधार है वो अधिकरण के तौर पर है। ठीक है, जैसे पुस्तक, पुस्तक मेज पर रखी है। ठीक है, पुस्तक मेज पर रखी है, तो यहां पर पुस्तक भी संज्ञा हो गया और मेज भी संज्ञा है। पर जो है वो अधिकरण है। और संबोधन आप जानते हैं कि जब भी किसी को पुकारा जाए, ठीक है, या फिर किसी को बुलाया जाए तो वहां पर संबोधन होता है। जैसे कई बार आप दुकानों पर जाते हैं, दुकानदार को बोलते हैं भैया, भैया कई बार आप देखेंगे कि संबोधन वाला कारक में आ जाता है। हे, अजी, अहो, अरे, जब आप आश्चर्यचकित होते हैं तो इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। किसी को बुलाते हैं, अभी तो लोग बोले थे हेलो, तो व्यक्ति चौकन्ना हो जाता है। हे बोलेंगे तो भी सुनाई देगा। अजी, अजी आप देखेंगे कि जो दाम्पत्य जीवन है उसमें कई बार प्रयोग किया जाता है। अहो भाग्यवान। ठीक है, अरे जब आप कोई काम करते हैं उसमें कोई दिक्कत हो जाती है, संबोधन। तो कारक आप समझ गए होंगे। हो सकता है कि थोड़ी सी मेरी आवाज ज्यादा भारी हो, क्योंकि पिछले एक सप्ताह से हम जुखाम से पीड़ित रहे और मौसम परिवर्तन के साथ साथ चीजें घटती हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि जितने भी विद्यार्थी अभी तैयारी कर रहे हैं, अब वो इस परिवर्तन से जरूर सावधान रहें। नहीं तो कई बार महीनों की तैयारी स्वास्थ्य खराब होने से प्रभावित हो जाती है, तो जरूर इस चीज का ध्यान रखिए। अभी भी बोलने में थोड़ी सी सांसों में दिक्कत हो रही है, लेकिन हमें लगा कि आप लोग हतोत्साहित हो जाएंगे, तो समय निकाल कर जरूर हमें आप सभी से जुड़ना चाहिए। और उस पोर्शन पर हम चर्चा कर रहे हैं जहां से लगभग 22 से 30 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पोर्शन था। प्रिय विद्यार्थियों, हमने कारक आप सभी को बहुत ही अच्छे से समझाने का प्रयास किया है। अब हम बात करते हैं लिंग के ऊपर। लिंग का सही मायने में अर्थ क्या है? वैसे तो हम जानते हैं कि पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, जैसे अन्य चीजों की जातियां होती हैं वैसे ही शब्दों की भी जाति है। शब्द की जाति को लिंग कहते हैं। कौन शब्द किस जाति का है उसका जब हम निर्धारण करते हैं वो लिंग कहलाता है। संज्ञा के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु की नर या मादा जाति का बोध हो उसे व्याकरण में लिंग कहते हैं। यानी कि ये मेल है या फीमेल है, इसका जब हम ज्ञान कर लेते हैं, हमें बोध हो जाता है, तो उसे हम लिंग कहते हैं। अच्छा, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि कैसे पता चलेगा कि ये मेल है कि फीमेल है। इसको लेकर व्याकरणाचार्यों ने काफी
रिसर्च किया हुआ है। मेल मतलब जैसे जिस शब्द का प्रयोग करें तो आपको उसमें लगे कि ये ताकतवर है, कई बार ये भारी है, मजबूत है, ठीक है, तो वहां पर ज्यादातर शब्दों को हम पुल्लिंग में मानते हैं। और मादा का मतलब जैसे जो कमजोर हो, ठीक है, जो मुलायम हो, जो भारी न होकर हल्का हो, ठीक है, छोटा हो, तो उसको हम मादा यानी कि फीमेल यानी स्त्रीलिंग में प्रयोग करते हैं। ऐसा भाषाविदों ने बताया हुआ है। अगर आपके पास हिंदी व्याकरण आप पुस्तक होगी, जो हमने पुस्तक से तैयार किया हुआ था यहाँ पर, ठीक है, तो आप समझ जाएंगे उसको, चाहे वासुदेव नंदन प्रसाद की हो, चाहे अभी किशोरी दास वाजपेयी का हो, किसी का भी आप पढ़ेंगे तो बता देंगे, ठीक है। कामता प्रसाद गुरु का भी हमने यहाँ पर आधार लिया हुआ है। तो ये सब किताबें आप पढ़ेंगे और जो व्यवहारिक जीवन में इधर उधर देख रहे हैं, शब्दों पर जोर दे रहे हैं। जैसे मैं जिस एरिया में पढ़ाता हूँ, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर वहां पर गोली चला है, गोली चला है। ये वाक्य, ये जो शब्द लिंग, यहाँ पर कई बार लिंगों का प्रयोग हम ठीक से नहीं कर पाते, और वर्तमान समय में तो बड़ा ही घालमेल है और उसका प्रभाव भी व्यक्ति के ऊपर पड़ने भी लगता है। गोली चला है, गोली चला है नहीं, गोली चली है, ये सही होगा। गोली को ऐसा क्या माना गया, उसको स्त्रीलिंग में माना गया। अब जैसे कोई बोले बोले कि बम फूट गई है, बम फूट गया है या फूटा है, तो बम गोली की अपेक्षा क्या है, बड़ा है, भारी है, ताकतवर है, विस्फोटक के रूप में। तो ऐसे आपको प्रयोग करना है। जैसे कुछ ऐसे शब्द है, एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि जैसे आप तैयारी कर रहे हैं तो जो अपवाद में है उन पर विशेष जोर दीजिए। जो अपवाद में शब्द है और वही अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। जैसे एक उदाहरण में दूं, दही। 95% लोगों को लगता होगा कि दही क्या है, फीमेल है, लेकिन दही क्या है, पुल्लिंग है, ठीक है। दही खट्टी नहीं है, दही खट्टा। तो इस चीज से आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, एग्जाम में जब आप जाएंगे ना, तो जो व्यावहारिक रूप में शब्दों का प्रयोग हम करते हैं उन्हीं से सवाल रहता है। जैसे दही से आ गया, दही रोज लोग खा रहे हैं, रोज लोग छाछ पी रहे हैं, उसमें कौन सा पुल्लिंग है कौन सा स्त्रीलिंग है, इसको ध्यान रखना। देखा जाए तो हिंदी में दो तरीके की लिंग है जिसकी चर्चा हम बार बार कर रहे हैं। यह भी सवाल पूछा जाता है हिंदी में लिंगों की संख्या कितनी है, दो है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, ठीक। अब हम बात करते हैं वचन के ऊपर। वचन संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के जिस रूप से संख्या का बोध हो उसे वचन कहते हैं। एक तो ऐसा लग रहा है कि वचन कोई हमने प्रॉमिस किया हुआ है, ठीक है, वो वचन नहीं जो कैकेयी ने राजा दशरथ से मांगा था। वहां भी संख्या का प्रयोग उन्होंने कौन कौन दो वचन मांगे हुए थे। तो यहां पर ध्यान में रखना है कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के रूप में जिस रूप से संख्या का बोध हो उसे वचन कहते हैं। वचन के प्रकार है हिंदी में, दो प्रकार के वचन है, एक वचन और बहुवचन। अब इसको भी याद करते समय आपको ध्यान में रखना है कि ऐसे शब्द जो अपवाद में, जो प्राय बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं, उनको कम से कम आप याद करिए, ठीक है। तो दो वचन है, एक वचन और बहुवचन। विकारी शब्द में जिस रूप से एक पदार्थ या एक व्यक्ति का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। जैसे नदी, लड़का, घोड़ा, बच्चा। यानी कि एक पदार्थ या एक व्यक्ति का जब बोध हो तो उसे हम एक वचन कहते हैं। तो बहुत आसान है। ज्यादातर सवाल ऐसे पूछे जाते हैं जो देखने में लगते हैं कि एक वचन है लेकिन वो बहुवचन होते हैं। इसको लेकर हमने अपने व्याकरण वाले वीडियो में, पुराने जो व्याकरण की वीडियो है उसमें बताया हुआ है कि कैसे वचन को पहचाने, कैसे लिंग को पहचाने, कैसे विलोम शब्दों को पहचाने, कैसे पर्यायवाची को याद करें, पूरा हमने बताया हुआ है। जो कि थोड़ी वीडियो पुरानी है और आप सभी को कुछ अच्छा देखने का हमें हमेशा आदत पड़ी रही है अच्छा देखने की। लेकिन कंटेंट पे थोड़ा सा फोकस कीजिए, पुराने वीडियोज को भी जाकर देखिए, ठीक है। जैसे बहुत सारे बच्चे हैं उनको लगता है कि डिजिटली जो पढ़ाता है वही बेहतरीन पढ़ाता है, ऐसी बात नहीं। पीडीएफ से भी अच्छे से पढ़ाया जा सकता है और ओबीएस से भी अच्छा से पढ़ाया जा सकता है, बस इंटेंशन सही होना चाहिए। तो पुराने वीडियोज को जरूर देखिए अगर आपने नहीं देखा होगा,
तो देखिए, हमारा मानना ये है कि कब कोई बात आपके दिमाग में क्लिक कर जाए, आपके जीवन में परिवर्तन ला दे, कुछ नहीं कहा जा सकता। ठीक है, तो विकारी शब्द के माध्यम से जब हम कोई एक पदार्थ या किसी एक व्यक्ति को जानते हैं या संख्या के रूप में उसका बोध होता है, तो वहां पर एक वचन। उदाहरण हमने बता दिया। विकारी शब्द के रूप में जिस अधिक पदार्थों या व्यक्तियों का बोध होता है, उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे नदियां, लड़के, घोड़े, बच्चे इत्यादि। तो ये तो बहुत ही आसान उदाहरण दिया गया, लेकिन आप सभी अपवादों से संबंधित जो भी शब्द है, उनको जरूर ध्यान में रखिए। यही सतर्कता है, इसी को ध्यान में रख के जाना। आप देखेंगे कि एग्जाम में अपवाद वाले जितने भी उदाहरण है किसी भी पोर्शन के, उनको स्पेशली अपने कॉपी पर नोट करना। अब बात करते हैं उपसर्ग के ऊपर। उपसर्ग बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं कि ऐसे शब्द जो किसी शब्द के पहले आकर लगते हो और उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हो, उसे हम उपसर्ग कहते हैं। कई बार तो पारिभाषिक तौर पर यह पूछ लिया जाता है कि जब किसी शब्द के पहले कोई शब्द आकर लग जाता है तो उसे क्या कहते हैं, तो वो है उपसर्ग। उपसर्ग का एक भाई है प्रत्यय, तो उसको भी ध्यान रखना है। तो सामान्यतः आप देख रहे हैं कि जो किसी शब्द के पहले आकर उसका विशेष अर्थ प्रकट करता है, वो उपसर्ग कहलाता है। ठीक है, तो उपसर्ग तो आप समझ गए। तमाम उपसर्गों को आपने याद भी किया होगा, लेकिन एक शिक्षक के रूप में, एक संघर्षशील परीक्षार्थी के तौर पर जो परीक्षाओं में संघर्ष करता हुआ नजर आया और उसको लगा कि फला फला उपसर्गों को ध्यान रखना चाहिए, तो उसको हमने यहाँ पर इंडिकेट किया है। तमाम उपसर्गों को याद कीजिए, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे उपसर्ग हैं जो कि कई बार परीक्षाओं में हमें परेशान करते हैं। जैसे उत, उद, जिसका अर्थ है ऊपर या उत्कर्ष। उदाहरणों को ध्यान में रखिए। उत्तम, उत्कंठा, उत्कर्ष, उत्पन्न, उन्नति, ये सभी उत उपसर्ग से लगे हुए। ठीक है, उद्देश्य, उद्गम, उत्थान, उद्भव, उत्साह, उद्गार, उद्यम, उद्धत, ये क्या है, उद उपसर्ग। तो कम से कम इन उदाहरणों को आप अपने दिमाग में रखिए और एक से अधिक बार इनको देखते जाइए। ठीक है, इसी तरीके से दुर, दुस यानी बुरा, कठिन या दुष्ट या हीन, दुरवस्था, दुर्दशा, दुर्लभ, दुर्जन, दुर्लभ्य, दुर्दमनी, ठीक है, दुर्दमनी, दुराचार, दुस्साहस, दुष्कर्म, दुस्साध्य, दुष्प्राप्य, दुस्सह, दुर्गुण, दुर्गम इत्यादि। तो आप देखेंगे जैसे ही परीक्षा में आप जाएंगे, यहां से कोई ना कोई शब्द आपको मिलेगा और उसमें पूछा जाएगा कि कौन सा उपसर्ग है। तब आपको ये वीडियो लेक्चर याद आएगा, यार हम पढ़े तो बहुत सारे शिक्षकों से थे, लेकिन फला सर ने जो बताया था एकदम हूबहू, काश हम पहले सतर्क हो गए होते। जो वीडियो देख रहे होंगे वो तो सतर्क हो ही जाएंगे, जो नहीं देख रहे होंगे उनको लग रहा होगा कि पता नहीं क्या आपकी बकवास कर रहा है, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। एक चीज आपको ध्यान में रखना है, हमने अपने लाइफ में यही चीज सीखा है कि पॉजिटिव इंटेंशन के साथ किसी के साथ को निभाना है, किसी का साथ देना है। तो वही चीज यहाँ पर है। तो दुर और दुस शब्द को जरूर ध्यान में रखिए कि ये उपसर्ग के रूप में कहां कहां पर लगते हैं। इन उदाहरणों को एक से अधिक बार आपको पढ़ना है। अगला उपसर्ग है नि, जिसका अर्थ है भीतर, नीचे, अतिरिक्त। निदर्शन, निकृष्ट, निपात, नियुक्त, निवास, निरूपण, निमग्न, निवारण, निम्न, निषेध, निरोध, निदान, निबंध इत्यादि। इसमें नि उपसर्ग लगा हुआ है। ठीक, इसको ध्यान रखना है। निर, निस, ये भी कई बार पूछा जाता है उपसर्ग के तौर पर। इसका मतलब क्या है, बाहर, निषेध, रहित। जैसे निर्वास, निराकरण, निर्भय, निरपराध, निर्वाह, निर्दोष, निश्चल, निर्जीव, निरोग। बड़ा इंपॉर्टेंट है। अभी तक आपने देखा कि सब पे छोटी की मात्रा लगी हुई थी, लेकिन इस पे बड़ी की मात्रा। कई बार ये शुद्ध अशुद्ध शब्दों में भी पूछा जाता है कि निरोग कैसे लिखा जाता है, तो यही तो सावधानी रखना है। ठीक है, निर्मल इत्यादि। तो इसमें निर और निस उपसर्ग लगे हुए। तो प्रिय विद्यार्थियों, परीक्षा से पहले आप जरूर इस तरीके के जो परेशानी उत्पन्न करने वाले उपसर्ग हैं, उनको जरूर एक बार ध्यान में रख के जाइए। हमने पूरा बता दिया है। यहां से दो चार सवाल आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे
जब मैं परीक्षा को देने जाता था तो उन्नति वाला जरूर पूछता था। ठीक है। अच्छा, इन सभी चीजों को पकड़ने के लिए संधि का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। जो भी संधि है उसको भी ध्यान रखना है। और यही से आप शुद्ध अशुद्ध शब्दों को भी देखेंगे कि कौन सा शब्द शुद्ध है, कौन सा अशुद्ध है। कई बार आप वर्तनी और वाक्य शुद्धि को लेकर भी कमेंट करते रहेंगे, सर उसको कैसे हम जाने। जानने के लिए थोड़ा सा तो आपको मेहनत करना पड़ेगा। आपको किताबों को पढ़ते हुए शब्दों पर ध्यान रखना पड़ेगा, न्यूज़पेपर ठीक से पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि ये सारी चीजें इसलिए बतानी पड़ रही हैं कि आजकल विद्यार्थियों को पढ़ने की जो उनके अंदर आदत होनी चाहिए वो बहुत कम हो गई है। और जब भी वो परीक्षाओं में जाते हैं और इस तरीके से प्रश्न आने लगते हैं तो परेशान होने लगते हैं कि क्या होगा। ठीक है। तो आजकल सारी चीजें ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं प्रत्यय को लेकर। प्रत्यय एकदम से उपसर्ग का छोटा भाई, जहां उपसर्ग में शब्द पहले आकर लग जाता है, प्रत्यय में शब्द बाद में आकर लगता है। यही ध्यान रखना। ठीक है। शब्दों के बाद जो अक्षर या अक्षर समूह लगाया जाता है उसे प्रत्यय कहते हैं। लेकिन प्रत्यय में कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय से सवाल पूछा जाता है। ये बड़ा ही खतरनाक है। इसलिए आपको ध्यान में रखना है कि मूलतः प्रत्यय दो प्रकार के हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कई बार तो पारिभाषिक रूप में ही पूछ लिया जाता है कि कृत प्रत्यय। ऐसे पूछ दिया जाएगा, क्रिया या धातु के अंत में प्रयुक्त होने वाले प्रत्यय को क्या कहते हैं। तो इसमें कृदंत, तद्धित और दो और ऑप्शन दे दिया जाएगा। लेकिन आपको बताना है कि कृदंत यानी क्रिया या धातु के अंत में प्रयुक्त होने वाले प्रत्ययों को कृत प्रत्यय कहते हैं। ये प्रत्यय क्रिया या धातु को नया रूप देते हैं। ठीक है। जैसे पढ़ना, तो ये किससे बना हुआ है? पठ। ठीक है। क्रिया है, पठ धातु, धातु भी है। तो इस चीज को ध्यान में रखना है। तो कृदंत बिल्कुल ध्यान रखना है। क्योंकि इसलिए मैं बता रहा हूं कि जब खुद हम तैयारी किया करते थे तो इस तरीके से कोई बताने वाला नहीं था। भले बड़े बड़े प्रोफेसरों से हमने पढ़ा, लेकिन उनके लिए सब बच्चों वाले प्रश्न हुआ करते थे। वो बोलते थे कि अपने से पढ़ो। ये सारी चीजें हम थोड़े बताएंगे। हम बताएंगे कि कौन सी रचना रचनाकार ने क्यों लिखी, किस परिस्थिति में लिखी, उसका आलोचनात्मक तरीके से वो मूल्यांकन किया करते थे। क्योंकि व्याकरण का जो पोर्शन है वो बड़ा ही टेक्निकल है। उसके लिए अभ्यास जरूरी है, उस पर मंथन करना जरूरी है। तो जो भी अनुभव रहे हैं अपने विद्यार्थियों से हम शेयर करने की कोशिश करते हैं, बताने का प्रयास करते हैं। तो कृदंत जरूर ध्यान में रखिए। दूसरा है तद्धित। ये बड़ा पूछा जाता है कि तद्धित का संबंध किससे नहीं है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, तीनों से तद्धित का संबंध है। और ऑप्शन में दे देगा क्रिया। देख रहे हैं कैसे प्रश्न बनते हैं। आप प्रैक्टिस बहुत करके जाएंगे लेकिन इन चीजों को नहीं समझेंगे तो बार बार आप अधूरे रहेंगे। इसीलिए तो कहा जाता है कि अनुराग हिंदी एकेडमी पूरक चैनल है। जो चीजें आप नहीं समझ पा रहे हैं उनको लाना है। क्या मैं नहीं चाहता हूं कि बहुत सारे विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब करें, मैं वायरल हो जाऊं? मैं भी चाहता हूं। लेकिन अच्छी बात यह है कि यहाँ पर नियमितता बनी हुई है। जो भी सीरियस विद्यार्थी हैं वो लगातार इस चैनल पे अपना समय खर्च कर रहे हैं, उनको कुछ न कुछ मिल रहा हो। और देखिए, आपको जो मिलेगा ना वो एग्जाम हॉल में मिलेगा। और रिजल्ट जब आएगा तो आप खोजते फिरते मिलेंगे कि फला व्यक्ति कहाँ है, उससे मुझे मिलना है। भले आप दूसरे के पोस्टर पर कहीं छप जाए वो अलग बात है, लेकिन अंदर की आवाज आपको लगेगा कि नहीं, उसका भी इस बिंदु भर योगदान जरूर था। हमें इतना ही से मतलब है। तो तद्धित प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से इसका संबंध है, क्रिया से नहीं। यही ऑप्शन में आ जाएगा कि क्रिया का संबंध किससे है, तो कृदंत से है। और तद्धित का किससे है? संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से। जैसे यहाँ पर उदाहरण भी बताए गए। मानव में ता प्रत्यय लग गया, मानवता। ठीक है। अच्छाई में आई प्रत्यय लग गया तो अच्छाई हो गया। अपनापन में आप देख रहे हैं कि पन प्रत्यय लग गया। ठीक है। एकता में ता प्रत्यय लग गया। तो इस तरीके से प्रत्यय बनते हैं, यानी कि किसी संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण में ही आकर वो बाद में लगते हैं। और क्रिया में आप देख रहे हैं कि कृदंत में क्रिया के अंत में जाकर लग जाते हैं। ठीक है। जैसे इसमें पढ़ है तो इसमें ना आकर लग गया। इस प्रत्यय को भी आपको याद करना है। जब आप प्रैक्टिस सेट करते हुए थक जा रहे हैं तब अपनी कोई व्याकरण की किताब उठाइए और पूरा याद कीजिए। जैसे विलोम को बैठकर याद करना है, उपसर्ग प्रत्यय को बैठकर याद करना है। इन सबको याद करना पड़ेगा, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। पर्यायवाची को याद करना पड़ेगा। आगे बात करते हैं पर्यायवाची के ऊपर ही।
पर्यायवाची शब्द का मतलब क्या है? जिन शब्दों के अर्थ में समानता हो उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। यानी समानता, जो शब्द समान अर्थ देने वाले होते हैं उन्हें हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। अब देखिए तमाम पर्यायवाची शब्द हैं। हमने टेलीग्राम चैनल में कुछ अपनी पुरानी वीडियोज को शेयर किया, क्योंकि जब ये मैं बनाने जा रहा था उसी समय जुकाम हो गया, तो सही समय पे मैं प्रस्तुत नहीं कर पाया, तो पुराने वीडियोज को मैं खंगालना शुरू किया। तो भेजा, लिंक भेजा, आप लोगों ने देखा भी होगा, नहीं देखा होगा तो जाकर जरूर देखिएगा। उसमें हमने पर्यायवाची को कैसे पकड़ना है या फिर कौन से पर्यायवाची शब्द महत्वपूर्ण है जो परीक्षाओं में आते हैं, उनके ऊपर चर्चा की। फिर भी यहाँ पर भी हम बता देना चाहेंगे कि वो कौन कौन से पर्यायवाची शब्द है जिनको कि आपको स्पेशली फोकस करके जाना है। जैसे अग्नि, अमृत, आकाश, इंद्र, कमल, जल, यमुना, पक्षी, ठीक है, पर्वत, ब्रह्मा, महादेव, विष्णु और सिंह। ये सभी ऐसे पर्यायवाची हैं जो कि प्रायः परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो समय रहते इनको जरूर आप रिवाइज कीजिए, एक से अधिक बार इनको समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। और जैसे ही प्रश्न आप देखेंगे वैसे ही आप अंतर पकड़ लेंगे कि हाँ, फला फला का पर्यायवाची है, ढेका ढेका का पर्यायवाची है। इस तरीके से आपको ध्यान रखना, ठीक है। विलोम या विपरीतार्थक शब्द, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद करना है। जैसे हमने बताया ना कि किसको समझना है, किसको याद करना है, ये याद करने वाले में। अच्छा, एक चीज ध्यान में रखना है कि विलोम यूं ही नहीं बनते, विलोम का भी आपस में संबंध है। इसको लेकर भी हमारी पुरानी वीडियो है, एक बार समय निकालकर जरूर देखिएगा। प्रिय विद्यार्थियों, मुझे पूरा विश्वास है कि वहां से कुछ न कुछ आप सीखेंगे। संज्ञा शब्द का विपरीतार्थक संज्ञा हो, विशेषण का विपरीतार्थक विशेषण, यानी कि संज्ञा का विलोम संज्ञा ही होगा, ये नहीं कि विशेषण हो जाएगा, और विशेषण का विलोम विशेषण ही होगा। ये यहाँ पर एक संबंध है, ठीक है। जो जिसका विलोम है वही उसका विलोम होगा, ठीक है। तो इसको याद करना है। आपके पास जरूर कोई न कोई व्याकरण की पुस्तक होगी, उसके माध्यम से आप बैठ के अपने टाइम टेबल में कि हाँ, इसको याद करना है, और जो भी परीक्षाओं में आए उनको स्पेशल फोकस करके जाना है। कोशिश क्या है कि पुराने प्रश्न आ जाए तो गलत ना हो, इसीलिए मैं बार बार आप लोगों से कहा कि PYQ को फोकस कीजिए, वहां से सवाल आने तय है। 70% के आसपास में तो वहीं से सवाल आएंगे। तो विलोम को भी याद करना है, इसमें बहुत ज्यादा हम नहीं बता सकते, कोई बहुत सॉलिड उस तरीके का फॉर्मूला नहीं कि बताया जाए, बस ये बताया जा सकता है कि संज्ञा का विलोम संज्ञा हो सकता है, विशेषण का विशेषण होगा, ये ध्यान रखना। एक बड़ा बच्चों का कमेंट आता है कि समश्रुति भिन्नार्थक शब्दों का पर बताइए कि इसको कैसे याद करें। ये भी समझते हुए याद करना है। इसको युग्म शब्द भी बोलते हैं। हिंदी में ऐसे अनेक शब्द प्रयुक्त होते हैं जिनका उच्चारण मात्रा या वर्ण के हल्के हेर फेर से सिवाय प्राय समान रहता है, यानी कि जिनके उच्चारण में लगता है कि समानता है, लेकिन उनके अर्थ बदल जाते हैं। उनके अर्थ क्या हो जाते हैं? भिन्न हो जाते हैं। उनको हम समश्रुत भिन्नार्थक शब्द बोलते हैं। जैसे सुनने में तो समान लगता है, इसलिए कई बार कंफ्यूजन भी होता है कि फला ने क्या बोला है। फिर जब उसको अच्छे से सुनते हैं तो उसके अर्थ तक पहुंचते हैं। देखिए, प्राचीन जो भी आचार्य है उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया शब्द और अर्थ पर ही टिकी हुई है। शब्द है और उसका अर्थ है। जैसे मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूं, शब्दों के माध्यम से अर्थ तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं, आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, क्योंकि ये व्याकरण का पोर्शन है तो और ये ज्यादा प्रासंगिक हो जाता है, ठीक है। समश्रुत भिन्नार्थक, यानी सुनने में समान दिखाई दे लेकिन सुनाई दे, लेकिन उसका जो अर्थ होता है वो भिन्न होता है। तो चीजें आप समझ गए होंगे। अब जैसे हमने कुछ यहाँ पर उदाहरण दिया, जैसे अनिल, अनिल का मतलब हवा, और अनल का मतलब आग, ठीक है। जैसे मान लीजिए किसी को जुकाम हुआ, आप बोलेंगे कि वहां अनल लग गया है, ऐसा तो लोग नहीं बोलते हैं, आग का ही प्रयोग किया जाता है ज्यादातर, ठीक है। तो देख रहे हैं खाली मात्रा का अंतर है, अनिल अनल, लेकिन अर्थ क्या हो रहा है, यहाँ पर बदल जा रहा है। एक बहुत चर्चित यहाँ पर उदाहरण है अंश। अंश का मतलब कंधा, और अंश का मतलब हिस्सा या भाग। प्रयोग तो हम लोग ये करते हैं, जो इसके अर्थ है उसका हम लोग अपने व्यवहारिक जीवन में प्रयोग करते हैं, लेकिन परीक्षाओं के लिए ये सभी शब्द महत्वपूर्ण है,
ठीक है, इसी तरीके से इसको भी आपको याद करना है बैठ के। जो भी हिंदी व्याकरण की पुस्तक आपके पास हो, चाहे वासुदेव नंदन प्रसाद की हो, हरदेव बाहरी की हो, या फिर कोई भी कॉम्पिटेटिव लेवल की आपने किताब खरीदी हो, उसमें ये सारी चीजें दी गई, उसको याद करिए बैठ और समझिए भी। ठीक है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द या पद, जिसको हम वाक्यांश के लिए एक शब्द बोलते हैं, उसका भी खूब सवाल पूछा जाता है। तो इसका प्रयोग क्यों किया जाता है? गागर में सागर भरने के लिए किया जाता है। ये लंबी चौड़ी बात न करते हुए, जैसे प्राचीन समय में हम लोग याद करते थे कि किए गए उपकार को मानने वाला, तो उसको बोलते थे कृतज्ञ। ठीक है, अगर आपने कृतज्ञ बोल दिया तो इसमें यह हुआ कि आपने कहीं पर किसी का उपकार किया है और वो मान रहा है कि नहीं, आपका योगदान है, वो कृतज्ञ। ठीक है, किए गए उपकार को न मानने वाला, तो उसका भी था कृतज्ञ। ठीक है, कृतज्ञ बोला जाता था। एक दूसरे के विलोम भी हो गए। जैसे किसी चीज की जानकारी नहीं है, अनभिज्ञ, अभिज्ञ। ठीक है, इस तरीके से सवाल पूछे जाते हैं बहुत। तो इसको भी बैठकर याद करना है। आप कोई भी व्याकरण की किताब रखे होंगे, वहां पर वाक्यांश के लिए एक शब्द का कम से कम 10 पेज तो दिया ही होगा, उसको देखना है। खासतौर से जो कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, उनको तो स्पेशली ध्यान रखना है, और कुछ नए याद कर ले तो वो। जैसे एक सवाल पूछा जाता था कि जो स्त्रियों की तरफ व्यवहार करे, उसको क्या बोलते हैं? इस तरह। ठीक है, तो गागर में सागर भरने वाला जो शब्द होता है, उसको हम वाक्यांश के लिए एक शब्द बोलते हैं। भाषा की सुदृढ़ता, भावों की गंभीरता और चुस्त शैली के लिए यह आवश्यक है। लेखक शब्दों के प्रयोग में संयम से काम ले, ताकि वह विस्तृत विचारों या भावों को थोड़े थोड़े से शब्दों में व्यक्त कर सके। घोड़े से थोड़े नहीं, बल्कि थोड़े से थोड़े शब्दों में व्यक्त कर सके। ठीक है, तो इसको भी याद करना है प्रिय विद्यार्थियों। कोई ऐसा चीज, कोई ऐसी मतलब ऐसा मंत्र नहीं है जिससे कि हम बोल दें कि हाँ ये करिए तो यार आपका काम हो जाएगा। मंत्र बस यही है कि पिछले साल के क्वेश्चन पेपर में जो आया है उसको रिपीट करना है, आपको रिवाइज करते रहना है और बार बार इस चीज को देखना है। उसी में से कुछ प्रश्न आ जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं मुहावरे और लोकोक्तियां। प्राय ये एकदम जुगलबंदी की तरह दोनों शब्दों का प्रयोग किया जाता है, मुहावरे और लोकोक्तियां। ऐसा वाक्यांश जो सामान्य अर्थ का बोध न कराकर किसी विलक्षण अर्थ की प्रतीति कराए, मुहावरा कहलाता है। अरबी भाषा का मुहावरा शब्द हिंदी में मुहावरा हो गया है। देखिए, तमाम तैयारियां करके आप जाएंगे और एग्जाम में पूछ देगा कि मुहावरा शब्द किस भाषा का है, सारी तैयारी धरी की धरी रह जाएगी। आपको ध्यान में रखना है कि ये अरबी भाषा का शब्द, मुहावरा शब्द किस भाषा का शब्द है? अरबी भाषा। मुहावरा शब्द हिंदी में मुहावरा हो गया। उर्दू वाले मुहाविरा बोलते हैं। इसका अर्थ अभ्यास या बातचीत है। हिंदी में मुहावरा एक पारिभाषिक शब्द बन गया है। कुछ लोग मुहावरा को रोजमर्रा या वाग्धारा भी कहते हैं। तो मुहावरा आप समझ गए कि यह सामान्य अर्थ न प्रस्तुत करते हुए एक विलक्षण अर्थ प्रस्तुत करता है। ठीक है, जैसे 9 2 11 हो जाना। बहुत लोग 9 2 11 हो चुके होंगे। ठीक है, या फिर आपने पढ़ा होगा आंखें चार होना। ये सब मुहावरे। मुहावरे को लेकर भी हमने पुरानी वीडियोज बनाई हुई है, आप जरूर जाकर उनको देखिए। ठीक है, इसको भी क्या करना है, आपको याद करना है। मुहावरा आप देखेंगे कि शारीरिक अंगों पर काफी बने हुए, नाक पर, आंख पर, कान पर। जैसे कान भरना। ठीक है, तो ये सब मुहावरे के अंतर्गत है, इनको याद करना है। और जब भी आप एग्जाम में जाएंगे तो मुहावरा पूछा जाएगा ना, तो अगर कोई मुहावरा दिया गया है, 4 ऑप्शन है, तो इसमें जो एकदम सटीक ऑप्शन रहता है वो कैच हो जाता है कि इसका अर्थ यही होगा। उसमें से 3 तो हल्के हल्के अर्थ वाले रहते हैं, कमजोर टाइप के लगते हैं, लेकिन जो अच्छा मतलब सटीक अर्थ देता है, एक बार पहली बार नजर वहां चली ही जाती है कि इसका अर्थ यही होगा। जैसे एक उदाहरण पूछा जाए, जूतम पैजार। ठीक है, तो लड़ाई झगड़ा के सेंस में है वो। तो खासतौर से जो पीवाईक्यू पर आधारित मुहावरे रहे हैं उनको जरूर ध्यान रखें। अब बात करते हैं, अच्छा मुहावरे का प्रयोग क्यों किया जाता है? भाषा में सरलता,
सरसता, चमत्कार और प्रवाह उत्पन्न होते हैं। इसका काम है बात इस खूबसूरती से कहना कि सुनने वाला उसे समझ भी जाए और उसे प्रभावित भी हो जाए। ये पावर है, पावर ऑफ मुहावरा, कि बात सरलता से हो, सरसता से हो, चमत्कार पूर्ण हो, लेकिन इस खूबसूरती से इस बात को कहा जाए कि सामने वाला सुने और उसे प्रभावित भी हो जाए। इसलिए कई बार आप देखते हैं कि आप जब काव्य पढ़ते हैं या फिर गद्य पढ़ते हैं तो आप बताते हैं कि मुहावरे दार भाषा शैली का प्रयोग, खासतौर से जब आप पढ़ेंगे प्रेमचंद, ठीक है, तो वहां पर ज्यादातर देखेंगे। मुहावरे की बात की जाए और फिर लोकोक्तियों की बात ना की जाए तो फिर बात अधूरी हो सकती है। लोकोक्तियां सामान्य रूप में कहावतें हैं और इसी तरीके से आप देखेंगे आदिकाल से इनका प्रयोग होता रहा है। आदिकाल से लोकोक्ति के पीछे कोई कहानी या घटना होती है, उससे निकली बात बाद में लोगों की जुबान पर चल निकलती है, तब लोकोक्ति हो जाती है। लोकोक्ति का मतलब है लोक में कही गई उक्ति, जो आम जनमानस में उक्ति है, जो अनुभव पर आधारित है। इसको भी आपको ध्यान में रखना है, लोगों के अनुभव पर आधारित। क्योंकि वर्तमान समय में जो पीढ़ी है उसमें लोक का अनुभव बहुत कम है और एक फैशन सा चल गया है कि मुझे गांव के बारे में जानकारी नहीं, मुझे तो कुछ जानकारी ही नहीं है। मेरा तो जन्म अमेरिका में हुआ था, इंग्लैंड में हुआ, मजबूरी में हम भारत में रह रहे हैं। आज की पीढ़ी ये कहती है। लेकिन मुझे याद आता है कि मेरी जो दादी थी, दादी के नजदीक ज्यादा रहा, नानी के पास तो उतना नहीं रह पाया, लेकिन दादी, इनके पास मुहावरे और लोकोक्तियों का पूरा एकदम शब्दकोश था, भंडार जिसको कह सकते हैं। आप लोगों की भी दादी नानियां होंगी तो निश्चित तौर पर वो अपने जमाने की लोकोक्तियों का प्रयोग करती रही होंगी, बहुत जबरदस्त तरीके की करती थी। मुझे कई उनकी लोकोक्तियां और मुहावरे याद भी हैं आज। अक्सर दादी हमारी कहानियां सुनाया करती थी और शायद इन्हीं की वजह से कुछ जो कहानीकार का तत्व है हमारे अंदर भी आ चुका है। तो अभी इस दुनिया में तो नहीं है, लेकिन काफी इनके पास भंडार था, तमाम दादियों के पास। आज की दादियों से वो बिल्कुल अलग दादियां थी। अब जैसे कुछ उदाहरण है, अधजल गगरी छलकत जाए, आगे नाथ न पीछे पगहा, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। ये सब लोक अनुभव पर है। मेरी दादी एक वो बार बार बोलती थी, कोई काम करती थी, बोलती थी कि रगड़ रगड़ पीसे और कोई पाद के उड़ा दे। तो मैं सोचता था कि ये दादी इस तरीके की क्यों बात कर रही है। फिर मुझे लगा, पहले जहाँ वो चलता था ना, चक्की चलती थी, महिलाएं आपस में उसको करती थी और बड़ा मेहनत लगता। आजकल तो 22-25 तरीके की मशीन आ गई है, लेकिन पहले जमाने में होता था, प्राचीन काल में। वो बोलती थी कि कोई इतना मेहनत करके आया, कोई उसको उड़ा दे। ये लोकोक्तियां थी। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, ये तो काफी है कि काम नहीं करना जानते हो और उसमें कमी निकालते रहे, ये चीज ऐसे नहीं है तो ऐसे। ये लोक पर आधारित है। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमने कोशिश की कि व्यावहारिक स्तर पर आपको समझाने का प्रयास किया जाए। बड़े बड़े विद्वान अलग अलग तरीके से इसको समझा भी रहे होंगे। अब आखिरी जो लेक्चर आखिरी जो पॉइंट है वो है वर्तनी और वाक्य शुद्धि। आप तमाम विद्यार्थी बोलेंगे सर इसको हम कैसे सही करें। इसको सही करने के लिए सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, रीडिंग करना है। जितना आप किताबों को पढ़ेंगे, जितना अखबार पढ़ेंगे, जितना पढ़ते समय ध्यान देंगे शब्दों को लेकर, उतना ही आपकी वर्तनी और वाक्य शुद्धि हो। इसको क्या रखना है, इसके लिए आपको अभ्यास करने की जरूरत है, अभ्यास। और इसमें भी जो PYQ पर आधारित वर्तनी शुद्धियां हैं, वाक्य शुद्धियां हैं, उनको आप रिवाइज करके जाइए, वहां से आपको फायदा मिल जाएगा और चीजों को समझ भी जाएंगे। जैसे कई बार होता है ना, जैसे अनेक शब्द, कई लोग बोलते हैं कि हमने अनेकों बार आपको मना किया। अनेकों शब्द तो होता ही नहीं। सवाल पूछा जाता है, यही सब पूछा जाता है, इसमें कौन सा शुद्ध है कौन सा अशुद्ध है, इस तरीके से पूछा जाता है। ठीक है ना। तो और चीजें हैं। अगर आपको लगेगा कि वर्तनी और वाक्य शुद्धि पर एक अलग से वीडियोज लाई जाए, उस पर चर्चा की जाए, तो हम जरूर प्रयास करेंगे, समझाने का प्रयास करेंगे। क्योंकि मुझे लगा कि एक ही वीडियो लेक्चर में हम UPLT के पाठ्यक्रम में लगे हुए हिंदी व्याकरण के पोर्शन को कवर कर रहे हैं, तो कई विद्यार्थी बोर न हो जाए। मुझे आप सभी की बोरियत की बहुत चिंता होती है। अगर आप कमेंट करके बोल देंगे कि सर बिल्कुल नहीं, हम बोर नहीं होते हैं, हमें अच्छा लगता है,
तो हो सकता है कि मैं और इस पे वक्त दे सकता हूँ। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज के वीडियो लेक्चर को लेकर आप सभी के कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।